जय गणेश। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन जाएगा। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का एक टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। इसके विषय में हमने कल की वीडियो में देखा था। यदि वो वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। कल जो हमारा जो स्टडी हुआ था उसमें अंतिम जो था वो पिट्स इंडिया तक हमने देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद जो है ये जो आया था वो 1784 में आया था। इसके बाद 1793 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसको हम 1773 का अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड है, इसके थोड़ा इसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी वो लंदन में दो संस्थान, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की थी, जिससे डायरेक्टर का काम था व्यापारिक कार्य को देखना भारत में और कंट्रोलर का काम था राजनीतिक कार्य को देखना भारत में। तो ये तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात थी। तो उसी बात को आगे बढ़ाया गया। 1793 में क्या किया गया कि जब इसके अधिकार में कार्य गया तो अंग्रेजी सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको 20 वर्षों के लिए थोड़ा अच्छे से हेडलाइन कर लेते हैं। 1793 का अधिनियम, इसी को चार्टर्ड एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी हमारे भारत में व्यापार कर रही थी उसको जो है 20 वर्षों के लिए ही अनुमति दी कि आप 20 वर्ष तक हमारे भारत में आप अपना व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद हमारी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये बात थी। तो पहला इसमें जो कार्य हुआ था वो 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का छूट दिया गया था, व्यापार करने का छूट दिया गया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, दूसरा जो कार्य हुआ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो दो संस्था बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो इसकी जो वहाँ के जो इसमें 24 सदस्य थे और इसमें 6 सदस्य हैं। इस टोटल 30 सदस्यों का वेतन जो है ये कहाँ से दिया जाएगा, इसकी जिक्र इसमें किया गया था कि ये जो 30 सदस्य है इसका जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। अब आप देखिए कि अंग्रेज कैसे हम पर अपना शासन करता था। काम कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन सैलरी दिया जाएगा भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। और ये जो है 1793 से 1919 तक ये वेतन हमारे भारतीय राजकोष से दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह अंग्रेज हमारे भारत पर शासन किया, कार्य हो रहा है, कमा रहे हैं ब्रिटिश सरकार, लेकिन उसका जो सैलरी दिया जाएगा वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। तो ये मुख्य दो बात थी। और उसके बाद जो है 20 वर्षों तक कार्यभार चलता रहा। आप देख लीजिए 1793, उसके बाद जो है 1813 में क्या हुआ, जब 20 वर्ष पूर्ण गया तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन उस समय में एक अधिनियम पास किए जिसको 1813 का चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं या 1813 का अधिनियम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि 1813 का जो अधिनियम था इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया कि तुमको 1793 में तो 20 वर्षों के लिए व्यापार छूट कम दिए थे, लेकिन इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है आंशिक रूप से उसकी जो व्यापार की जो छूट थी उसको समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से, आंशिक रूप हम इस लिहाजे से कह सकते हैं, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा व्यापार करना अभी भी उसका था। इस लिहाजे से हम कह सकते हैं कि उस समय जो भारत में चाय की व्यापार और पूर्वी एशियाई देश में चीन के साथ व्यापार करने की छूट थी। भारत में चाय का व्यापार और पूर्वी एशियाई में आपको चीन आता है, चीन के साथ व्यापार करने की छूट थी।
इस कारण जो है बोलते हैं आंशिक रूप से समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा कि ये आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, और इस एक्ट को ये भी कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का जो शुरुआत हुआ था वो इसी एक्ट से हो गया था, क्योंकि जब आंशिक रूप समाप्त हो चुका था तो मात्र दो ही तरह का वो व्यापार कर पाते थे, जिसके कारण उसने क्या किया, भारतीय को अपने बस में करने के लिए, उसको प्रलोभन देने के लिए क्या किया कि बोला कि हम भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। तो 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने ये घोषणा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसी एक्ट के तहत आता है, इसी एक्ट के तहत आता है। उसके बाद क्या बोला कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी थे ब्रिटिश जो है, वहाँ पे अक्सर जो होती है तो आपको ईसाई धर्म ज़्यादा चलते हैं। तो ईसाई धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईसाई धर्म की प्रचार पर छूट किया गया। ये सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी, यदि हम ईसाई धर्म को अपने बस में कर लेंगे, उसको छूट दे देंगे, तो हमारा सपोर्ट करेगा, तो आगे भी हमारा बिजनेस चलता रहेगा भारत में। इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार का छूट किया। तो देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या हुआ कि 1700 जब आपको 1793 में चार्टर एक्ट आया, तो उसमें यह कहा गया कि 20 वर्षों तक जो व्यापार का छूट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। EIC, ई से ईस्ट हुआ, आई से इंडिया, सी से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिया गया। दूसरा, उसका जो वेतन था, उसके जो कर्मचारी थे, उसके जो अधिकारी हुआ करते थे, कर्मचारी अधिकारी सभी का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से, भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा, और वो आपको 1793 से 1919 तक दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज ने हम लोगों को शोषित करते रहा और अपना घर बनाते रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब 20 वर्ष पूर्ण गया तो फिर से अंग्रेजी सरकार जो है क्या बोले कि आंशिक रूप से जो है हम समाप्त करते हैं आपको व्यापार करने का अधिकार। आंशिक रूप से हम इस लिहाजे से कह सकते हैं क्योंकि भारत में चाय का व्यापार और पूर्वी एशिया में चीन के साथ व्यापार करने की छूट थी। उसके बाद जब ये बोल दी ब्रिटिश सरकार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम भारतीयों क्यों ना अपने बस में कर ले। उसको हमने एक अच्छा प्रलोभन दे करके उसको अपने बस में करेंगे तो हो सकता है हमारा बिजनेस कुछ साल और चले भारतीयों की इच्छा अनुसार। तो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान किया गया। उसके बाद क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, ब्रिटिश वगैरह में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं, और उसके जो जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उसमें ज़्यादातर आपको ईसाई धर्म के ही थे। इसलिए उसने क्या किया, ईसाई मिशनरी अर्थात ईसाई धर्म की प्रचार करने की छूट दी। इसके बाद जो है ये 20 वर्षों चला। उसके फिर 20 वर्ष 1833 में एक एक्ट आता है जिसे 1833 का चार्टर्ड एक्ट या 1833 का अधिनियम कहते हैं। तो हम देखते हैं सुमिता में 1833 का चार्टर्ड एक्ट या 1833 का अधिनियम, इसी को बोलते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब 1813 में ब्रिटिश सरकार की ऐलान था कि 20 वर्ष तक आपको आंशिक रूप से आपको व्यापार समाप्त किया गया। उसके 20 वर्ष बाद क्या होता है कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट या 1833 का अधिनियम जब आता है, उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्णतः रूप से उसको व्यापार करने का हक जो होता है उसको बंद समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाता है। पूर्णतः व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जब व्यापार समाप्त होता है तो 1813 में 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का जो उसका अपना घोषणा किया गया था, वो 1 लाख से बढ़ा करके
10 लाख भारतीय शिक्षा पर खर्च, भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाने की घोषणा हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1833 में आपको बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1833 से पहले। तो ये भारत का मैप है, यहाँ पर जो बंगाल का क्षेत्र है तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसको क्या किया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत में भारत का गवर्नर जनरल का पद कब आया, तो वो 1833 में आया और 1833 के अधिनियम से आया। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस एक्ट के तहत जो है आपको पूर्णतः व्यापार और अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर इसको जो है देखिए क्या होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, व्यापारिक कंपनी तो थी ही, साथ में उसको राजनीतिक कंपनी भी बन गई थी। तो उसको व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया, लेकिन उसका राजनीतिक अधिकार जो था वो 20 वर्षों के लिए आगे की ओर कंटिन्यू रखा गया। और ये कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर 20 वर्षों तक शासन प्रशासन देखेगी। 20 वर्षों तक शासन प्रशासन देखेगी। 20 वर्षों के लिए शासन प्रशासन करने की छूट दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1833 के बाद 20 वर्ष 1853 का फिर से एक जब 20 वर्ष समाप्त हुआ, उसके बाद आपको 1853 का चार्टर्ड एक्ट आता है, या इसको हम 1853 का अधिनियम भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो पहले एक बार शॉर्ट में जानते हैं कि 33 में क्या क्या हुआ। 33 में ये हुआ कि कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार था वो आंशिक रूप से समान था, पहले उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसमें क्या किया गया, 1 लाख रुपया जो शिक्षा था, भारतीय शिक्षा का खर्च उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत का गवर्नर जनरल पद को लाया गया और उस पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद 20 वर्षों तक, क्योंकि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक के साथ साथ प्रशासन राजनीतिक भी कार्य देखती थी भारत में, इसके लिए उसको सिर्फ व्यापारिक जो थी अधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन जो अधिकार था उसको कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद जब 20 वर्ष समाप्त हुआ तो 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया। अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब 33 में 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें एक बात ये भी कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सेवक हैं, जितने भी सदस्य हैं, उसकी जो नियुक्ति जो है लिंग मतलब पुरुष स्त्री हुआ, रंग जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी जो योग्यता होगी उसके आधार पर नियुक्त की जाएगी। जातिवाद, रंग भेद, ये सब छुआछूत जो होता है उस सब से ऊपर उठ करके उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको पद पे लाया जाएगा। उसके जो 24 सदस्य हुआ करते थे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उसके बाद आपको 6 सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, उसकी नियुक्ति जो योग्यता के आधार पे की जाएगी। यह 1833 के चार्टर्ड एक्ट में कहा गया था, 1833 के अधिनियम में कहा गया था। उसके 20 साल बाद जो क्या हुआ कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट आया, 1833 का अधिनियम आया। उसमें क्या हुआ कि महारानी ने क्या बोली, महारानी बोली, उस समय में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत पर शासन करेंगे, लेकिन तब तक करेंगे जब तक हमारी इच्छा होगी। अर्थात इससे ये तात्पर्य निकलता है हमारी इच्छा होगी, मेरी इच्छा कल होगी तो कल समाप्त कर देंगे, 10 साल इच्छा होगी 10 साल तक रहिएगा, 100 साल होगा 100 साल तक रहिएगा।
तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा अनुसार, महारानी विक्टोरिया ने कही कि मेरी इच्छा अनुसार शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट में एक बात और कहा गया, एक सिविल सर्विस सेवा एक एग्जाम होता है जो अभी भी होता है, यूपीएससी बोलते हैं उसको। उसमें क्या कहा गया कि इसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले जो है 1853 से पहले जो है सिविल सेवकों की जो नियुक्ति की जाती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत किया जाता था। लेकिन इसमें इस अधिनियम में ये कहा गया कि नहीं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, अब जो है प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 1853 में कहा गया सिविल सर्विसेज सेवा की जो है प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम लिया जाएगा। और सिविल सर्विसेज सेवा में अपना सेवा देने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। वो पहले सेवा अपना सिविल सर्विस में भाग लिए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि 53 में ये बात चार्टर एक्ट में कहा गया, और 1855 में लंदन में यूपीएससी की स्थापना की गई, सिविल सर्विसेज सेवा की जो है आपको स्थापना की गई। तो मित्रों यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया आज आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कितने ईस्वी में हमारे देश में आए, तो वो हम बोल सकते हैं 1784 में आया, 1784 में आया। उसके बाद उसका कार्य क्या था, उसका देखरेख क्या था, जैसे व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा देखा जाता था। उसके बाद 1793 का एक्ट आया, उसमें यह कहा गया कि क्वेश्चन पूछेगा आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है व्यापारिक कब समाप्त की गई, तो 1793 के एक्ट में समाप्त की गई। उसके बाद पूछेगा भारतीयों पर 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा किस अधिनियम के तहत दिया जाने लगा, तो आप बोल सकते हैं 1793 के एक्ट के द्वारा दिया जाने लगा। उसके बाद आपको 1793, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1813 में 1 लाख रुपए दिए जाने लगा। उसके बाद फिर पूछता पूर्णतः कब समाप्त की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जो सेवा थी वो, तो वो आपको 1833 में समाप्त की गई। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिविल सर्विस का गठन कब हुआ, तो लंदन में हुआ, 1855 में हुआ। कौन भारतीय अपना सेवा के तौर पर भाग लिए थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर लिए थे। इसके बाद जो क्या होता है, एक महारानी तो बोली मेरी इच्छा अनुसार जो शासन प्रशासन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या होता है कि 1858 में एक्ट आता है। 1858 में एक्ट आता है, उसको भी एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम। लेकिन इससे पहले क्या होता है, 1857 में एक भयंकर क्रांति छिड़ती है, जिसको हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के नाम से। तो इस विषय को जो है 1857 की क्रांति को तो हम देखेंगे। इस क्रांति को डिटेल तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें संबंधित है क्योंकि देखिए 1858 में ये अधिनियम आया। तो 1857 ऐसा क्या हुआ, क्यों लाया गया, तो ये जो क्रांति छिड़ी, तो उसके बाद महारानी को लगा कि नहीं, ये जो क्रांति पूरे भारत जो है, पूरे भारत के हर प्रांत में एक क्रांतिकारी उत्पन्न हुए, एक तरह से कह सकते हैं आप, और एक अपनी आज़ादी के लिए मरने मिटने को तैयार हो चुके थे। तो इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब आपके समय आ चुकी है, मेरी इच्छा है कि आप लोग भारत को छोड़ के चले जाए, अब मैं भारत में प्रत्यक्ष तौर पर शासन प्रशासन करूंगी। तब से उन्होंने 1858 में भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष तौर पे शासन प्रशासन होने लगा। 1858 से ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश सरकार जो कि महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में भारत में प्रत्यक्ष तौर पर शासन प्रशासन होने लगा। और 1858 का क्रांति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं।
इसके बाद क्या होता है, 1861 में भी एक क्रांति आता है, अधिनियम आता है, 1861 का अधिनियम आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैं ये कहूँगा कि आप इससे पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिलेंगे, उससे जाकर के आप देख सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर ही हमें ऊर्जावान बनाती है, इम्प्रूवमेंट मिलता है मुझे अपने आप में। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो।